साल था 1982, जहाँ पर हम एक रशियन कपल को देखते हैं जिनकी कुछ ही दिनों पहले एंगेजमेंट हुई थी। उनमें से लड़की का नाम आयरिस और लड़के का नाम कार्टर होता है। कार्टर ने आयरिस की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि वो आयरिस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था। दरअसल वो दोनों अपनी एंगेजमेंट का जश्न मनाने के लिए एक यूनिक से रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे, जो उस समय का सबसे पहला और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट था। और तो और वो रेस्टोरेंट आज के ही दिन ओपन हुआ होता है। इसलिए कार्टर अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आयरिस को लेकर पहुंच गया उसी रेस्टोरेंट के बाहर, और कार से उतरने के बाद उसने फौरन ही आयरिस की पट्टी को उतार दिया। आयरिस उस नजारे को जब देखती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और आयरिस कार्टर को ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। अब इसके फौरन बाद ही वो दोनों आ गए उस रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ आते ही वो लोग लिफ्ट में से होते हुए ऊपर जाना चाहते थे, मगर आयरिस ने देखा कि लिफ्ट के अंदर पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं। इसलिए उसने कार्टर को लेकर बाहर ही रुकने का सोचा, मगर लिफ्ट ऑपरेटर ने कहा कि अंदर भी अभी बहुत जगह मौजूद है, इसीलिए आप बेझिझक होकर अंदर आ सकती हैं। ये सुनकर कार्टर ने आयरिस से कहा कि इतना मत सोचो, और उसको लेकर आ गया लिफ्ट के अंदर। अब वो लिफ्ट ऑपरेटर सबको उस रेस्टोरेंट की खासियत बताने लगा और कहने लगा कि ये रेस्टोरेंट आज तक की सबसे बड़ी बनने वाली बिल्डिंग्स में से सबसे पहले नंबर पर है और इसका 70% हिस्सा ग्लास से बनाया गया है। यहाँ आयरिस को ऊंचाई से डर लगना स्टार्ट हो जाता है, मगर फिलहाल उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो सीधा आ गए टॉप फ्लोर में, जहाँ कार्टर ने वेटर से उनके लिए एक टेबल बुक करने का कहा। लेकिन वेटर ने कहा कि हमारे पास आपसे पहले ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं, अगर आपको टेबल चाहिए तो 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। जिसे सुनकर कार्टर आयरिस को लेकर जरा साइड में आ गया और उसे टेबल ना मिलने की वजह से सॉरी कहने लगा, जिस पर आयरिस ने कहा कि अब तुम भी इतना मत सोचो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। लेकिन इसके फौरन बाद ही आयरिस को उल्टी होने लगती है और वो फौरन से भागती है वॉशरूम की तरफ। वो वॉशरूम ढूंढती ढूंढती ग्लास के फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ पर जब उसने नीचे देखा तो उसके डर के अंदर और भी ज्यादा इजाफा हो गया। उसके पास में ही किसी ने शराब की बोतल खोली और उसका ढक्कन सीधा जा लगा ऊपर लगे हुए कांच की बंटिंग पे और उस बंटिंग को तोड़ देता है। इतने में वहाँ पर मौजूद लोग उस कांच के फ्लोर पर बिना डरे ही डांस करने लगते हैं, मगर आयरिस को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जरा दूर आ गई। मगर हैरानी की बात थी कि अब उसे उल्टी भी नहीं हो रही थी। लेकिन इतने में ही आयरिस अब वहाँ एक माँ बेटे से मिली जो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। वो दोनों आयरिस को बहुत ही प्यार से मिलते हैं। अब इसके फौरन बाद ही कार्टर आयरिस को छत पर ले जाता है, जहाँ पर वो खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ पर एक बच्चा जिसके हाथ में एक सिक्का होता है, उसने शरारत करने के लिए वो सिक्का नीचे की तरफ फेंक दिया, मगर वो सिक्का नीचे जाने की बजाय घूमकर आ गया वेंटिलेशन पाइप के अंदर। वो सिक्का वेंटिलेशन में लगे हुए पंखे के बीच में फंस जाता है और फिर आयरिस और कार्टर भी नीचे सबके साथ डांस करने लगते हैं। वो डांस कर ही रहे थे कि तभी उसी बंटिंग का टूटा हुआ नोकदार कांच फ्लोर वाले कांच को जा टकराया, जिसे देखते ही देखते फ्लोर वाला ग्लास टूटने लगा और फिर एक ही झटके में कई लोगों के साथ ही नीचे गिर गया। ये देखकर सब लोग बहुत बुरी तरह डर गए। लोग बड़ी तेजी से चींटियों की तरह ऊंचाई से नीचे गिरते जा रहे थे कि उनमें कार्टर भी एक टूटे हुए ग्लास पर लटका हुआ था। वो लगातार आयरिस को मदद के लिए पुकारता जा रहा था, मगर फिसलन की वजह से उसका हाथ छूटा और वो भी नीचे जा गिरा। इसके फौरन बाद वहाँ पर आग भी लग जाती है और उस कॉइन की वजह से प्रेशर बनने से आग फैल गई, जिसकी चपेट में आने से वहाँ पर कई लोग मारे गए। इसके फौरन बाद बचे हुए लोगों ने सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू कर दिया, मगर सिर्फ उसी कॉइन वाले बच्चे के अलावा और कोई भी उन सीढ़ियों से नीचे जा ना पाया। यहाँ लिफ्ट ऑपरेटर ने कई लोगों को लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाने का सोचा, मगर वहाँ पर वेटर ने आयरिस के लिफ्ट में जाने से पहले ही उसको धक्का दिया और खुद लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश की, मगर लिफ्ट के अंदर वजन बहुत ज्यादा हो चुका था। इसी वजह से वो लिफ्ट बेकाबू होकर नीचे गिर जाती है और उस वेटर के तो दरमियान से 2 टुकड़े कर देती है, जिसके साथ साथ बाकी लिफ्ट वाले भी मारे जाते हैं। अब आयरिस इसके बाद संभली ही थी कि इतने में ही रेस्टोरेंट का एक पूरा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके नीचे गिरते ही वो कॉइन वाला लड़का भी मारा जाता है। अब वहाँ ऊपर बची थी तो सिर्फ आयरिस और वही छोटा लड़का, मगर अगले ही पल वो भी नीचे गिर के मारे जाते हैं। इस खतरनाक हादसे के फौरन बाद ही सीन कट हो जाता है और हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर 12th क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम स्टेफनी था, वो जोर से अपनी क्लास के अंदर चीख मारती है। दरअसल अब का समय था 2025, मगर उसको 1982 के उसी दिन के लगातार सपने आते थे जिस दिन कार्टर और आयरिस मारे गए थे। मगर उन सपनों की खास बात ये थी कि स्टेफनी खुली आंख से भी वो सपने देख सकती थी, इसीलिए जब वो ड्राइव कर रही थी उसको बार बार वही भयानक सपना आ रहा था जिसमें आयरिस और उसके साथ में मौजूद सभी लोग मर रहे थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर उसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। खैर अब इसी तरह वो घर आ जाती है, जहाँ पर उसे उसके डैड मिले। स्टेफनी का एक भाई भी होता है जिसका नाम चार्ली था। स्टेफनी की माँ उनको तब से छोड़कर गई हुई थी जब स्टेफनी 4 साल की थी। तब से लेकर
देखकर आज तक स्टेफनी और चार्ली को उनके डैड ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अब वो दोनों बहन भाई अपने मामा के घर जा रहे थे क्योंकि आज शाम को उनके मामा ने अपने घर पर एक फैमिली पार्टी रखी होती है। अब जैसे ही वो दोनों अपनी मामा के घर आए तो वहाँ आते ही उनको बॉबी मिला, फिर एरिक और जूलिया भी मिलती है। ये तीनों स्टेफनी के मामा के बच्चे थे। वो उनसे मिलने के बाद अपने मामा को जाके मिली और उनसे कहने लगी कि मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं। आप बताया करते थे कि मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ होता था और मेरी नानी के साथ भी, तो मुझे इसका सच जानना है। उसने अपने मामा से अपनी माँ का पता पूछा, मगर उसके मामा को भी स्टेफनी की माँ का पता मालूम नहीं होता, मगर वो स्टेफनी को उसकी नानी का पता बता देता है। लेकिन वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम अपनी नानी के पास नहीं जाओगी, वरना वो तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही पागल कर देगी। लेकिन अपने मामा के कहने के बावजूद भी वो निकल पड़ी अपनी नानी के घर। जब वो अपनी नानी के पास पहुंची तो ये देखकर डर गई क्योंकि उसकी नानी तो किसी भूत बंगले में रहती थी जो हर तरफ से महफूज था। वो महफूज होने के साथ ही बहुत डरावना भी होता है। जब वो कैबिन के दरवाजे पर आकर अंदर दाखिल हुई कि इतने में ही उसकी नानी ने उसको एक चेयर पर बैठने का बोला और खुद भी उसी के सामने आकर बैठ गई। ये सब देखकर स्टेफनी को बहुत हैरानी हुई, मगर वो कुछ पूछ पाती इससे पहले ही उसकी नानी कहती है कि मेरा नाम आयरिस है। जी हाँ दोस्तों, वही आयरिस जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसने बताया कि मुझे उस दिन पहले ही वो सब कुछ पता चल गया था कि सब लोग किस किस तरह मरने वाले हैं, इसीलिए मैंने वो सब होने से रोक लिया और उस दिन सबको बचा लिया। लेकिन मौत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसने एक एक करके उस रेस्टोरेंट में आए हुए लोगों को तुरंत ही मारना शुरू कर दिया। अब चूंकि वो एक ही साथ सबको नहीं मार सकती थी, इसीलिए जब तक उसने उन लोगों को मारा जिन लोगों की मौत उस रेस्टोरेंट में होनी थी, तब तक मेरे और कार्टर के बच्चे हो चुके थे, यानी तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा। लेकिन मैंने तब तक काफी कुछ सीख भी लिया था। मुझे पता चल गया था कि मौत कैसे वार करती है, इसीलिए मैंने पूरी तैयारी करके ये कैबिन बनाया। कैबिन बनाने के बाद ही मैं और कार्टर यहाँ रहने आ रहे थे, मगर पता नहीं कैसे मौत ने कार्टर को मार डाला। अब उसी दिन से मौत आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई है, मगर मैं उसको 14 सालों से चकमा देती आ रही हूँ। अब वो लोग बातों में मसरूफ थे कि इतने में ही एक माइक्रोस्कोप की वजह से वहाँ पर गमले की रस्सी जलने लगी, मगर आयरिस को ये सब पहले से ही पता था, इसीलिए उसने माइक्रोस्कोप की डायरेक्शन को बदलकर मौत को एक बार दोबारा चकमा दे दिया। मगर इसके बाद भी स्टेफनी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे लगा कि नानी के बारे में मामा बिल्कुल ठीक कहते थे, नानी तो मुझे भी पागल करने वाली है। लेकिन जब वो कैबिन से बाहर गई तो आयरिस ने भी उस कैबिन से बाहर कदम रख ही लिया, ये जानते हुए भी कि वो अगर बाहर गई तो फिर दोबारा उस कैबिन में वापस आने लायक नहीं बचेगी। मगर उसको पता था कि एक ना एक दिन मौत उसको मार ही देगी, इसीलिए आयरिस ने स्टेफनी को एक बुक दे दी जिसके अंदर मौत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कैसे काम करती है और किस तरह लोगों को मारती है। और स्टेफनी से कहती है कि इस बुक से अपने मामा, उसके बच्चों, अपनी माँ और उसके बच्चों की भी हिफाजत करना। और इतने में ही हवा की वजह से एक एरो नीचे गिरा और सिलेंडर पर लगने से तेज होकर आयरिस के मुंह को चीर देता है। ये देखकर तो स्टेफनी के होश ही उड़ गए, मगर अब वो किसी को बिना बताए ही वहाँ से अपने घर आ गई। मगर दूसरी तरफ उसके मामा ने पार्टी शुरू कर दी थी, लेकिन बॉबी ने वहाँ पर एक ग्लास को तोड़ दिया जिसको उसने साफ तो कर दिया, मगर एक कांच का टुकड़ा बर्फ में जा गिरा जिससे वो बॉबी को नजर नहीं आया। खैर अब वहाँ पर स्टेफनी की माँ भी आ जाती है जिसे कई सालों बाद देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक एक करके उससे गले मिलते हैं। वो सबके लिए बिस्किट्स भी लाई थी जिसमें पीनट बटर होता है, मगर बॉबी को तो पीनट बटर से एलर्जी थी, इसलिए वो बिना कुकीज खाए ही सबके लिए ड्रिंक्स तैयार करने लगा। और हम देखते हैं वो कांच का टुकड़ा भी उन्हीं ग्लास में से एक ग्लास के अंदर चला जाता है जिनमें ड्रिंक तैयार हो रखी थी और फिर सब लोग पार्टी करने लगते हैं। हमने देखा कि कांच वाली ड्रिंक स्टेफनी के डैड पी रहे थे और वो उस ग्लास को चेयर के हैंडल पर रख देते हैं और यहाँ बॉबी ट्रैम्पोलिन पर जंपिंग करने में मसरूफ था। मगर दूसरी तरफ बॉबी की माँ से एक बोतल नीचे गिर गई और वैक्यूम क्लीनर के बटन को ऑन कर देती है जिससे वैक्यूम क्लीनर का पाइप हिलने लगा। वो पाइप एक बास्केट के अंदर होता है जिसमें कई औजार पड़े हुए थे कि इतने में ही वहाँ पर स्टेफनी भी आ गई। स्टेफनी को अब पता चल गया था कि यहाँ पर कौन मरने वाला है। अब स्टेफनी को देखकर उसका मामा उसी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी बॉबी अचानक से ट्रैम्पोलिन से नीचे गिर गया और दूसरी तरफ वो ग्लास भी उस चेयर के हैंडल से नीचे गिर जाता है। जब स्टेफनी को देखकर उसका मामा उसी की तरफ बढ़ रहा था तो उसका पाँव उसी कांच पर आ गया जो ड्रिंक से बाहर निकला था, जिससे वो दर्द के मारे पीछे जा गिरा कि इतने में ही उस औजार के गिरने से ग्रास कटर स्टेफनी के मामा के मुंह पर चढ़ गया, जिससे उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब सब लोग उनकी मौत के अगले दिन ही बहुत उदास बैठे थे कि तभी स्टेफनी उनको समझाने लगी कि ये सब कुछ मौत ही कर रही है और वो बड़े से छोटे की तरफ आती जा रही है, जिस पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और उल्टा उसी को ही डांट कर चले जाते हैं। जब अगले दिन स्टेफनी को पता चला कि एरिक मरने वाला है तो इसीलिए वो उसके पास आ गई और उसको सब कुछ समझाने लगी और कहने लगी कि अभी इस ट्रक से हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। इस पर एरिक उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन पता नहीं कैसे
से एरिक की जगह जूलिया ट्रक के अंदर गिर गई। उन्होंने फौरन से उस ट्रक वाले को ट्रक रोकने का बोला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया ट्रक के अंदर कुचल कर मारी जाती है। ये सब जानकर सब लोग अगले ही दिन स्टेफनी की बात को गौर से सुनते हैं, मगर एरिक ने उससे कहा कि जूलिया से तो बड़ा मैं था, तो फिर तो मुझे मरना चाहिए था ना, मगर जूलिया को नहीं। लेकिन हम सब ने देखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर अब उसकी माँ सबसे बड़ा खुलासा करती है और एरिक से कहती है कि बेटा तुम हमारे बेटे नहीं हो, हमने तुम्हें कहीं से अडॉप्ट किया है। ये सुन के तो मानो सब लोग शौक में चले गए, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ पहले ही देख लिया था और अब ये सब भी, जिस पर अब सबको पता चल गया था कि एरिक तो नहीं मरने वाला। इसीलिए स्टेफनी उन सबको लेकर जाने लगी, जो स्टेफनी के ख्वाब के अंदर आयरिस के बाद में मरता है। और आयरिस ने अपनी बुक में लिखा था कि उस बच्चे से जाकर मिलो। जब वो सब लोग एक हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे से मिलने आए, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, और उससे मौत को हराने का कोई तरीका पूछने लगे, तो उसने बताया कि जिसके मरने की बारी हो वो इंसान अपने आप को लगभग मार ही ले, जिसमें उसका दिल अभी अभी रुका हो, लेकिन फिर उसको फौरन से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचा लिया जाए। तो इससे मौत को लगेगा कि उसने उस आदमी को मार दिया, मगर असल में तो वो बच जाएगा। इस तरह मौत को चकमा देने से ये चक्रव्यूह टूट जाएगा। जिस पर एरिक ने आओ देखा ना ताओ बॉबी को लेकर व्हीलचेयर पर बिठाया और उसको ले आया एमआरआई मशीन वाले कमरे में। और वो बॉबी से कहने लगा कि देख बॉबी, तू जल्दी से इस पीनट बटर को खा ले, और जब तू मरने के करीब होगा तो मैं किसी भी डॉक्टर को बुलाकर तुझे बचा लूंगा। सिंपल सा काम है, कोई भी खतरा नहीं होगा। इस तरह तू अपने साथ बाकियों को भी मरने से बचा लेगा। मगर अफरा तफरी में एरिक ने ये देखा नहीं कि एमआरआई मशीन का बटन उसने ऑन कर दिया है और उसकी पावर तो बढ़ती जा रही थी, जिससे जब बॉबी ने वो पीनट बटर खाया कि तभी फौरन से एरिक के नाक और कान में लगे हुए मेटल को एमआरआई मशीन खींचने लगी, जिससे वो मशीन के पास खींचा चला गया। और यहाँ बॉबी का भी गला तंग हो गया था और उसको सांस भी नहीं आ रही थी। जब वो व्हीलचेयर से नीचे उतरा तो वो व्हीलचेयर एरिक के पीछे आ लगी और उसको मशीन ने कुचल कर मार दिया। जब एक नर्स ने शोर की वजह से दरवाजा खोला, तब सामने लगा हुआ स्प्रिंग बॉबी के मुंह पर आ लगा, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उन दोनों को ढूंढते हुए बाकी सब भी वहाँ पर आए, मगर तब तक वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला किया सीधा आयरिस के कैबिन में। जहाँ पर पहुँचने के बाद जब स्टेफनी की माँ अंदर जाने लगी तो उस कैबिन में गैस लीक कर गई और वहाँ एक चिंगारी से ब्लास्ट हो गया, जिससे स्टेफनी की माँ भी मारी गई। जब स्टेफनी का भाई स्टेफनी की मदद करने के लिए आया, तब स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक जाती है और कार में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका भाई किसी तरह उसको वहाँ से निकाल ले गया। मगर अब स्टेफनी की सांसें नहीं चल रही थी। जब उसने उसकी छाती पर प्रेशर दिया, तब जाके उसको दोबारा होश आया, जिस पर वो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया था। लेकिन उनको क्या पता था कि मौत तो अभी भी उनके सर पर मंडरा रही थी। खैर, इसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। जब वो कुछ दिनों बाद अपने टाउन में आए तो वहाँ पर एक ट्रेन की पटरी पर वही कॉइन आकर गिरता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस कॉइन की वजह से वो ट्रेन पटरी से हट गई और सीधा स्टेफनी और उसके भाई की तरफ आने लगी। लेकिन कुछ ही दूर पीछा करने के बाद वो आहिस्ता होकर रुक जाती है, जिसे देखकर वो दोनों फिर से बहुत खुश हुए। मगर इतने में ही उन पर दो बड़ी बड़ी लकड़ियां गिरी, जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, मौत ने इस मूवी में किसी को नहीं छोड़ा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।